हो गया, आपने कर लिया? तो अब शुरू करें? कितना टाइम हो गया? चलो शुरू करते हैं। देखो, हम रिलेशन, आई हैव बीन डिस्कसिंग रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, है ना? तो उसमें अभी हमने कुछ के साथ कर दिया, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना? फिर साइकोलॉजी, ये हमने डिस्कस कर दिया। आज हम लोग करेंगे रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विथ लाइफ साइंसेस। लिखिए रिलेशन, आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विथ लाइफ साइंसेस such as botany and zoology. ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ, आ जाओ तुम, बिठा लो अपने। अभी जस्ट शुरू करें ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विथ लाइफ साइंसेस such as botany and all these disciplines study process of evolution, that is how existing forms of life have evolved from pre-existing forms of life. आज के जो लाइफ है वो पहले के कैसे लाइफ से विकसित हुए हैं ना, इसका स्टडी हम इवोल्यूशन के तहत करते हैं। और ये तीनों विषयों में, इन बॉटनी, जूलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये तीनों विषयों में ये पढ़ी जाती है। बॉटनी स्टडीज हाउ existing plant evolve from pre-existing
existing plant zoology studies how existing organism, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जैसे आप फिश ले सकते हो, फिश हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, इवॉल्व फ्रॉम pre-existing organism. But we will not make detailing. Actually, answer must be from examiner point of view. Our examiner is not botanist or zoologist. So we will simply write about how existing forms of life, how existing plant, आज जो plant है, have evolved from pre-existing plant, and how organism evolved from pre-existing. Main we have to discuss about anthropology. What anthropology studies, है ना? ये ध्यान देना है. देखो, anthropology is a such a subject which cover the subject matter of other discipline. Other discipline में आप देखोगे कि in your syllabus you have topic of evolution, fossil, primate, that is a study also in zoology. Then what is the difference between anthropological study and biological study? There must be boundary line. तो ये अपने को लिमिट करना बहुत जरूरी है. What to study and what not to study. And answer must be from examiner point of view. Here I said that these three disciplines, anthropology, botany, zoology, study process of evolution. That is how existing forms of life, आज के जो पौधे, आज के जो जीव हैं, वो पहले के जीव से कैसे विकसित हुए हैं, आज के जो जीवन है वो पहले के जीवन से कैसे विकसित हुआ है, पहले से प्लांट कैसे विकसित हुआ है, पहले से ऑर्गेनिज्म कैसे विकसित हुआ है ये. लेकिन हम बॉटनी और जूलॉजी का डिस्कशन ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे. हम किसका करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी का. अब हम नेक्स्ट पेज में करें. एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज देखो, योर एग्जामिनर इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट. इसका हम डिटेलिंग ज्यादा करेंगे. स्टडीज हाउ existing modern man has evolved from previous human fossil. है ना? जैसे अब इसको हम ये डायग्राम रामापिथेकस, देखो सिलेबस जो है ना एक्चुअली स्कोरिंग है. रामापिथेकस इज इन द सेकेंड पेपर. सम टॉपिक जो है ना, इसलिए फर्स्ट पेपर भी स्कोरिंग हो गया है और सेकेंड पेपर भी स्कोरिंग हो गया है. अगर आप देखो जुडिशियस प्रिपरेशन करना है शॉर्ट समय में भी, हमारे यहाँ पटना में तो कैसे कई एग्जाम्पल है, मेरा वीडियो पर यूट्यूब पर भी है. अभय कुमार सिंह जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर किया, मात्र 25 दिन में तैयार किया था एंथ्रोपोलॉजी का. आपको लगा कि तो सही कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन उसका वीडियो है. इधर जब हम दिल्ली आए तो सचिन पवार 1 महीने में तैयार किया, जो कि आपका सिलेबस बड़ा हो गया है, लेकिन वो 6 to 7 आवर डेली क्लास किया, क्योंकि टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, टॉपिक मस्ट बी कवर्ड. तो वो डेरा पर भी सुबह सुबह चाय लेके आया था. उसमें हम परिवार नहीं रखते थे तो आ जाता था और उसको 2-3 घंटा वहाँ पढ़ाए. फिर क्लास में उसमें सुबह शाम, यहाँ भी अभी सुबह में भी बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम. अब जब तक बच्चे
पूरी आ नहीं जाते हैं, तो फिर सुबह वाले बैच में भी और शाम वाले बैच में भी। ये नहीं बे उसने अपना कोर्स खत्म किया, फरवरी में आया, सितंबर में एग्जाम दिया, 282 मार्क्स आया उसको। बीइंग एससी वो सिलेक्टेड इन, अभी प्रॉपर आईएएस है, मलकानगिरी उड़ीसा कैडर मिला उसको। अपराजिता चंदेल भी 296 मार्क्स लाई, जॉब करती थी। तो ये देखो, मेरा पढ़ाने में हम एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, और तुम्हारा भी जो एग्जाम है ये टेस्ट ऑफ एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग पावर। हर चीज पढ़ते समय, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में बच्चे को उलझने का भी बहुत संभावना है, इट कवर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अदर डिसिप्लिन। एंथ्रोपोलॉजी मैन का जो स्टडी है ना, ये मैन का स्टडी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है इवोल्यूशन, फोसिल है ना, या प्राइमेट, ये तीनों पढ़ा जाता है कहाँ? हाँ, बायोलॉजी में भी है ना, और तीनों रिलेटेड है। क्या डिफरेंस है? अभी डिफरेंस हम अपना सिलेबस के जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग ऑफ द सिलेबस, मैंने शुरू से ही वीडियो में बताया है कि सिलेबस आप रट जाओ। रटने का मतलब है कि वर्डिंग पर ध्यान देना, क्योंकि आप कोई ऑर्डिनरी सर्विस में नहीं जा रहे हो, डिसीजन मेकिंग सर्विस में जा रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसलिए इन द यूज ऑफ वर्ड अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो बहुत बड़ा पॉलिसी मेकिंग में गलती होगी। बच्चे शुरुआती दौर में ये सब ध्यान नहीं देते। जैसे अभी 1.3, इसके बाद जो है ना 1.3 है, और 1.3 में क्या लिखा हुआ है? इवोल्यूशन। लेकिन इवोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है वहां सिलेबस में, आपका लिखा, देखो इवोल्यूशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। जूलॉजी में जो हम इवोल्यूशन पढ़ते, इन जूलॉजी वी स्टडी अबाउट इवोल्यूशन, दैट इज प्योरली बायोलॉजिकल फिनोमेना। जैसे एनिमल्स का, जैसे एनिमल्स के पास बोट नहीं है, कोई साधन नहीं है, अगर बाढ़ आया, आज ही दिखा रहा था काजीरंगा में हाथी तैर रहा है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखाता है, उड़ीसा में बाढ़ आया था, या तो जो एनिमल्स के थे ना, हाथी, या शाम में दिख रहा था लास्ट ईयर, वो रहनिसरोज का जो बच्चा है ना, वो भी बह गया था। तो एनिमल्स कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट नेचर, बट ह्यूमन, सर्दी हुई, खांसी हुआ तो आप दवा से ले लेते हो, तो वी हैव मेडिसिन, और डिजीज से हम क्योर हो जाते हैं। हम लोग नाव रखे हुए हैं, स्टीमर रखे हुए हैं, तो वी हैव ए लॉट ऑफ मैन मेड चीजें, और मैन मेड चीजें को क्या कहा जाता है? ह्यूमन। जैसे देखो, की वर्ड पर ध्यान देना, नहीं तो पढ़ने वाले जो यूपीएससी के सीरियस विद्यार्थी है ना, रियली उसमें आपको नहीं 5%, जो 10% बच्चे हैं वही पढ़ने वाले हैं, 90% जो हैं आए हैं घूम घाम के चले जाएंगे। इनके पास बहुत सा के पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो वो चाहते हैं कि चलो मेरा बेटा भी आईएएस कर रहा है, उसी दौरान वो शादी कर देंगे, दहेज ले लेंगे, बात खत्म हो गई, है ना। बच्चा को कहेंगे तुम वहीं रहो, है ना, शादी तय हो गई है। और हमने देखा है यूपीएससी बहुत लोग शादी करने के लिए ही देते हैं, है ना। तो ये सब, अब जिसकी शादी हो गई तो निश्चिंत हो गया कि अब क्या है ना, तुम लोग के। अब देखो, इसलिए कीवर्ड पर ध्यान देना बेटा। आईएएस जो कहते हैं दे आर लकीएस्ट। लकीएस्ट का मतलब क्या है? जुडिशियस यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अपने टाइम एनर्जी का सही यूज करोगे ना, क्योंकि पढ़ना तो बहुत है, लेकिन हम क्या पर फोकस करें और क्या पर फोकस नहीं करें। इवोल्यूशन इज ए वेरी कॉमन टॉपिक, यू हैव स्टडीड इन 8th और 9th क्लास। वो जूलॉजी का टॉपिक था। देखो आपके सिलेबस का वर्डिंग क्या लिखा है? ह्यूमन इवोल्यूशन, है ना, एक एडजेक्टिव है ह्यूमन इवोल्यूशन, एंड इट इज नॉट सिंपली बायोलॉजिकल मैन, है ना, इट इज बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। आप अपना सिलेबस में देखो, ये टर्म है ना कल्चरल, ठीक है ना। एक की वर्ड को ध्यान रखना, ह्यूमन इवोल्यूशन इज नॉट सिंपली बायोलॉजिकल,
इट इज कल्चर। और सिलेबस तुमको तो बोले थे याद करके आना, और कहाँ आपको लिखा है ह्यूमन एडेप्टेशन 1.9.7 टॉपिक में, वहां क्या वर्ड यूज किया है? जो लोग पहले से क्लास किए हैं, कर रहे हैं, उनको मैंने बार बार कहा है कि सिलेबस को आप अच्छी तरह से जानो। 9.7 टॉपिक में क्या टर्म यूज किया है आपको? नहीं, ह्यूमन इवोल्यूशन, डैश देके क्या लिखा है? बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। ह्यूमन एडेप्टेशन, बायोलॉजी, यही डिफरेंस है एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजी। त्यागी आप ध्यान रखना, तुमसे हम कल से शुरू कर देंगे पूछना, है ना? और तुम ये सिलेबस कहां कहां, उसके सिलेबस आप केवल अपना प्रॉब्लम जानो, सॉल्यूशन बताना मेरा काम है। और हम एक टॉपिक पढ़ाते ही नहीं है, उस टॉपिक का कनेक्शन कहां कहां सिलेबस में है। आपको देखो बहुत ज्ञानी नहीं होना है, यू शुड नॉट बी अ स्कॉलर, ऐसा नहीं है। यूपीएससी हैज गिवन यू सिलेबस, है ना? सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करना है, तो सिलेबस तो अपना जानोगे ना सही सही। हम अलग कुछ नहीं बता रहे हैं, सिलेबस में लिखा है ह्यूमन एडेप्टेशन, और वहां देखना वर्ड यूज किया है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। उसमें दिया है हीट एडेप्टेशन, कोल्ड एडेप्टेशन, सब दिया है ना। जो लोग आज आए हैं उनको तो है कि ठीक है, लेकिन अब 2 दिन के बाद उनसे हम पूछेंगे, ठीक है? आप कोऑपरेट करो खाली सिलेबस पर, आप अपना समस्या जानो, सॉल्यूशन तो बताना मेरा काम है। और सॉल्यूशन जो बताएंगे आप ही कहोगे कि हाँ सही बात है। जैसे देखो, मैंने कहा कि काजीरंगा में डायनासोर रह गया, लेकिन हम ह्यूमन ने, बोट है हम लोग के पास, स्टीमर है, हम लोग इवैक्यूएट कर दिया शाम के लोगों को, सेफ जगह पर पहुंचा दिए। साइक्लोन आता है तो हटा देते हैं ना। तो मैनमेड जो चीजें हैं ना, वो सब किसके हेडिंग में आता है? कल्चरल। एंथ्रोपोलॉजी में ये 5 डायमेंशन का पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल, सोशल, हाँ, कल्चरल, इकोनॉमिक, हाँ देखो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एकदम नॉर्मल होके सोचो। देखो एंथ्रोपोलॉजी इसलिए आसान है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी अबाउट मैन, हम सभी ह्यूमन हैं। इसे आप अपने बारे में पढ़ रहे हो। हुवेन फॉस ने कहा है कि मटेरियल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट सिंपली अवेलेबल लाइब्रेरी, मटेरियल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज अवेलेबल इन यू, लाइज इन यू। सारा सिलेबस जो पढ़ने दिया है वो तुम्हारे लाइफ से जुड़ा हुआ, इन अराउंड उसको देखते हो। जिससे रेस कहीं बुक्स में है? आप मेट्रो में घूमोगी ना तो नाइजीरिया का मिल जाएगा, वो निग्रोइड है। और असम के लोग मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के, वो मंगोलाइड है ना। और जम्मू कश्मीर के सबके जो लोग मिल जाएंगे, या सब सिनेमा देखते हो ना हीरो लोग का, सब समझो कॉकोसाइड है, अक्षय कुमार, और ठीक है वो लड़का भी देखो। अरे अरे कॉकोसाइड जो है वो 4 तरह का रेस है। देखो जब हम आगे आगे बढ़ेंगे ना तो हम परसाइडी होते जाएंगे, लेकिन उसमें सब आ जाएगा। कॉकोसाइड में आर्यन भी आते हैं, है ना, हिंदू भी आता है, मेडिटेरेनियन आता है, ठीक है, निग्रोइड भी 4 तरह के हैं, जैसे से आ जाएगा। तो रेस डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स, रेस एग्जिस्ट ऑल अराउंड यू। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी से आप फैमिलियर हैं। हम तुमको नोन बता देंगे जो तुम्हारे लगता है नोन है, व्हाट सिम टू बी अ नोन, वो तुमको हम बता देंगे। क्या रे तुम वरीड हो इसके लिए, ये तो तुम जानते हो। जैसे एप और मैन का हम डिफरेंस बताएंगे ना तो तुम्हारे चेहरे से बता देंगे। एंथ्रोपोलॉजी में हार्ट नहीं पढ़ना है, फेफड़ा नहीं पढ़ना है तुमको, किडनी नहीं पढ़ना है, इंटरनल जो चीजें हैं। हाँ कुछ ब्लड ग्रुप पढ़ना है, ब्लड ग्रुप्स का कई यूजेज हैं, जानते हो ना यूज। आप लोग तो गार्जियन लोगों का देखते हुए जांच कराइए जाके, है ना, तो जांच कराना पड़ता है ना, तो उसका यूजेज है। आगे बढ़े, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो स्पेशलाइज्ड बायोलॉजी नहीं है, आप बहुत सिंपल बायोलॉजी पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये 5 में हम जनरल
जनरल में तो हम 5 करते हैं। जनरल में इशू जो आएगा तो हम बता देंगे कि ये हम बायोलॉजिकल लोगों को बताए हुए हैं, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमको 3 करना पड़ेगा तो इसमें हम बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल करेंगे, और 2 करना रहेगा तो बायोलॉजिकल और कल्चरल। यहां पर हमको 2 करना है तो किसको करेंगे? हाँ, 2 मेजर डिवीजन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज, क्यों? कल्चरल हमको चारों चलाता है। जैसे शरीर जो है ना, ये शरीर तो बायोलॉजिकल है, लेकिन जितने भी मैन मेड चीजें हैं, मैन मेड चीजों को क्या कहते हैं हम लोग? कल्चरल। तो इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, ये सब क्या है? कल्चरल सिस्टम, सब मैन मेड है। पहले हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था, मोदी जी की सरकार ने कहा कि नहीं हम नीति आयोग लाएंगे, तो प्लानिंग को हटा के और नीति आयोग ला दिया। तो ये मैनमेड है इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ही मैनमेड है। तो मैनमेड जो चीजें हैं ना, उसको हम लोग कल्चर में रखते हैं। जितने भी मैनमेड चीजें हैं, समझ गए? और अगर एक हम कहें तो एंथ्रोपोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है? कल्चर। समझ गए बच्चा? समझ गए ना? ये वीडियो में हमने बताया है पहले वाला इसमें, लेकिन अगर नहीं देख पाए हो तो हम थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन करते रहेंगे, और जब हम नया बच्चे और आ जाएंगे ना, तो हम जिनका छूटा हुआ है उसको फिर रिवाइज करा देंगे अलग क्लास से, संडे संडे करा देंगे छूटे हुए क्लास का। हम किसी को कम नहीं पढ़ाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हम इसको मिटा रहे हैं। ये केवल आपको मैंने बता दिया कि एनालिसिस करना सीखो। अगर आईएएस बनना चाहते हो तो अंधाधुंध पढ़ने का नहीं, यूपीएससी नहीं कर सकता। लिखना लिखने का टेस्ट नहीं है यूपीएससी। जनरल जो चीजें हैं उसमें हम 5 अप्रोच देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा, अगर 3 हमको फोकस करना है तो हम बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल देंगे, ठीक है। और अगर 2 रहेगा तो एंड कल्चरल। 2 मेजर सब डिवीजन क्वेश्चन था 2014 में, 2 मेजर सब डिवीजन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, ठीक है। और सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है तो क्या है? कल्चर। आप खुद देख लो, इस सभी विषय की पढ़ाई होती है। पॉलिटिकल साइंस एक विषय है, जहां ये पॉलिटिकल साइंस है ना, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है ना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट है ना, और ये बायोलॉजी में जूलॉजी है ना। कौन सा ऐसा विषय है जहां कल्चर पढ़ा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। समझ गए बेटा? मोस्ट सेंट्रल कंसेप्ट एनालिसिस करना सीखो आप। एंथ्रोपोलॉजी का अल्टरनेटिव जो वर्ड है कल्चरोलॉजी होना चाहिए, लेकिन पॉपुलर जो कंसेप्ट है वो एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कल्चर की बात आपने नहीं किया तब एंथ्रोपोलॉजी का आंसर नहीं है आपका। आगे बढ़े। हम अभी रामापिथकस, जैसे हम और पहले ये सब बात बता दिए हैं। देखो बेटे, कुछ भी पढ़ो, जैसे हम इकोनॉमिक टॉपिक पहले पढ़ा दिया है कि इकोनॉमिक के साथ रिलेशन क्या है, पॉलिटिकल से साइंस। तो ध्यान देना, इकोनॉमिक इशू जब हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इशू पढ़ें, पॉलिटिकल इशू पढ़ें, तो हमको फोकस किस पर करना है? देखो, कल्चर पर करना है। और कल्चर कभी अकेले नहीं आता है। कल्चर में क्या आता है? बिलीफ सिस्टम, है ना। कल्चर का मतलब है कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, कल्चर। अभी कल्चर पढ़ाई नहीं है। कल्चर का हम 3-4 क्लासेस लेंगे, ठीक है। सिंपल अभी जानो कि कल्चर तुम्हारे के अंदर रूल्स आएंगे, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन सब आएंगे, ठीक है। वो हमारे व्यवहार को गाइड करते हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन इज कल्चर, ओके। अब देखो, ये सब इकोनॉमिक इशू पढ़ो, पॉलिटिकल पढ़ो, मेडिकल पढ़ो। अभी मेडिकल करना है, मेडिकल इशू पढ़ो। इसको पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या हो गया है? हाँ, ये कल्चर सेंट्रिक एक्सप्लेनेशन, कल्चर सेंट्रिक एक्सप्लेनेशन देना है।
और कल्चर कभी भी अकेले नहीं आता है, ये कल्चर जब भी हवा में है ना, कल्चर सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कहते हैं यूजुअली सोशियो कल्चरल। हमारा अप्रोच जो इस सब टॉपिक पढ़ने का है, एंथ्रोपोलॉजी भी साइंस की तरह है, एंथ्रोपोलॉजी नॉट हिस्ट्री। साइंस में आप फार्मूला के अप्रोच डेवलप करते हो, न्यूटन्स लॉ, रनिंग ट्रेन में ब्रेक लगता है तो आप आगे झुकते हैं, गन शॉट के बाद आप पीछे झुकते हैं। इस प्लेनेटरी प्रिंसिपल इज द सेम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। छोड़ो ना भाई, हमको फर्स्ट लॉ से तुम समझ गई तो हमको कहला दूसरा करना है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि टॉपिक आर डिफरेंट, इस प्लेनेटरी प्रिंसिपल इज सेम। हम न्यूटन फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचिंग इज ए कन्विंसिंग प्रोसेस। हम ये कह रहे हैं कि दीज आर डिफरेंट फेनोमेना। रनिंग ट्रेन में ब्रेक लगा, यू वेंट अहेड, आफ्टर गन शॉट यू वेंट बिहाइंड, है ना। तो ये फेनोमेना आर डिफरेंट, बट हाउ वी एक्सप्लेन, सिंगल स्पेक्ट्रल प्रिंसिपल है। उसी तरह एंथ्रोपोलॉजी भी साइंस है, फेनोमेना। तुम एक अप्रोच डेवलप करो, अप्रोच पूरे सिलेबस को समझने का अप्रोच डेवलप करो। बच्चे क्या करते हैं, सब पिसमिल सॉल्यूशन देते हैं, ये टॉपिक पर ठीक है नोट्स बनाओ। अब वो नोट्स बनाया 5-6 किताब से, दूसरा टॉपिक नोट्स बनाया, और यूपीएससी कभी दिखाएगी तुमको वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। वो 2 टॉपिक 3 टॉपिक मिला के देता है, लड़का सोचता है अरे क्या यार पढ़े तो बहुत थे। कितने बच्चे ला के मेरे टेबल पर रहते हैं कि सर हम तो देखिए इतना झोला भर पढ़े हैं, नहीं लिख पाते हैं सर। इससे दैट अप्रोच इज मिसलीडिंग। पिसमिल सॉल्यूशन नहीं देना है, होलिस्टिक सॉल्यूशन देना है, अप्रोच डेवलप करना है। आईएएस रट के नहीं कह सकता है, समझ गए ना। अप्रोच क्या हुआ कि ये टॉपिक आर डिफरेंट, टॉपिक जो है वो अलग अलग है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मेडिकल, बट वी स्प्रेड इट थ्रू। क्लियर हुआ। चलो, ये शुरू से क्लास कर रही है, पहले ऑनलाइन की कुछ दिन और फिर ज्वाइन की। आगे बढ़ रहे हैं भाई, है ना। हम यहां बता रहे थे रामापिथकस, अब मिटा रहे हैं सब। कहीं नहीं हो, कहीं डाउट हो तो आप बात कर सकते हो, कोई लिहाज डरने का बात नहीं है। टीचिंग इज ए वेरी एक फ्री एटमॉस्फेयर में पढ़ो, किसी तरह का एलिमेंट ऑफ फियर नहीं होना चाहिए, तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। हम समझो कि हम सीनियर टीचर नहीं, फ्रेंड हैं, इससे कोई झिझक मत रखना, यू विल आस्क क्वेश्चन। अब हम देखो रामापिथकस फोसिल्स है कौन कौन, इधर आ जाओ। इसे देखो, तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं अगर ये 80 साल के, तो ये है ना, ये 80 ईयर्स है, फिर फादर और ये लड़का है, तो ये जो है ना सब लिविंग ह्यूमन है, लिविंग मॉडर्न ह्यूमन है। अरे यार ये गलती लिख दिया, हाँ नहीं ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो हमको ही बदलना पड़ेगा फॉर्मेट, ठीक है। तो ये ग्रैंडफादर है, देखो ये ग्रैंडफादर, ये जो क्रोमैग्नन है ना सिलेबस में, ये समझो कि ये भी हम लोग का ग्रैंडफादर है। ये फोसिल क्यों हुआ, क्योंकि इनको जमीन से निकाला गया, दे वेर अनर्थ, ये लोग दफन के में थे, इनको निकाला गया। दूसरा कौन है हमारे पूर्वज इमीडिएट, निएंडरथल, और तीसरा होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, रामापिथेकस। ठीक है। अब आप सिंपली बताओ, है ना, आप बताओ
इसमें हु इज आवर नियरेस्ट रिलेटिव, हाँ, इसमें ये सब फॉसिल मैन है, हम लोग के पूर्वज हैं। अगर तुम किताब में फोटो देख लोगे ना खोपड़ी उपड़ी तो डर जाओगे कि ये सब भूत टाइप आदमी है, लेकिन सब भूत नहीं है, ये सब हमारे पूर्वज हैं। तो ये बताओ इनमें से कौन सा पूर्वज हमारा नजदीक है, तुम बताओ। वो नजदीक है या दूर का है सबसे? देखो हमने फिगर बदल दिया है, ये तुम्हारा नजदीक का पूर्वज दादाजी है कि नहीं है? तो बोर्ड में ही लिखा है, तो तुम्हारे दादा के नजदीक कौन है? क्रो-मैग्नन है। और फिर दादा के बगल में कौन है? निएंडरथल है ना। इसको ऐसे समझोगे ना तो याद रहेगा। ऑलवेज रिलेट करो उनसे, उनको ऐसा मत समझो कि सब भूत पिचास टाइप का चीज है। ये क्रो-मैग्नन जो है ये मॉडर्न मैन था, वो हमारे डिस्टेंट ये है। उसके बाद कौन है? 2 साल से पेपर पढ़ रही हो, किसी साल पढ़ रही हो खाली? अब कोई सभी लोग पढ़ रही है। तो निएंडरथल के बारे में नोबेल प्राइज मिला है, पिकासो को मिला है ना, जर्मनी के थे वो। हाँ, वो किस पर मिला? निएंडरथल। तुम लोग का देखना क्वेश्चन का संभावना रहेगा। उसने बताया ना कि निएंडरथल और मॉडर्न मैन के बीच इनब्रीडिंग हुआ और उसके कारण जीन उसका हम लोग में चलाया। बिकॉज ऑफ दैट वो हमारा पूर्वज है। देखो आप कहते हो ना कि भाई हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, हमको क्या कंटेम्पररी पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा है ना कि जो घटनाएं इन अराउंड घटती है ना उसको भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। ये निएंडरथल पर आपको नोबेल प्राइज मिला है। उसने बताया कि निएंडरथल और ये जो मॉडर्न मैन था, ये मॉडर्न मैन है, यहां से मॉडर्न मैन हम लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये प्री मॉडर्न हो गया, लेकिन इसमें इनब्रीडिंग हुआ था। खैर इसके बाद ये है, इसके सबसे डिस्टेंट कौन है? रामापिथेकस। समझ गए ना? हमारा कंसर्न ये जानना है हु इज आवर नियरेस्ट, हु इज आवर डिस्टेंट। अब डायग्राम को थोड़ा और हम बदल दें, तो चिंता मत करना, एक बार हम ऐसे बता दिए हैं उन लोग को, लेकिन इस डायग्राम को अगर हम ऐसे कर दें, है ना, और ले आते हैं, डी लिखते हैं, डी ड्राइव हो गया, मतलब छोटा नाम बोलते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते होगे तो हर बच्चे का छोटा नाम दिया है, 3 इडियट में दिखाया था ना। इसको रामा कर देते हैं, इसको आस्ट्रो कर देते हैं, इसका पूरा नाम है स्टाइलोपिथेकस, रामापिथेकस, डायोपिथेकस, है ना। इसको है होमो इरेक्टस, चूंकि जगह ये एक ही है और इधर हम अलग तरह से बना रहे हैं, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, है ना, और इधर मॉडर्न मैन। देखो इधर कहीं स्पेलिंग में ही होगा ना, तो चिंता मत करना, क्या है कि राइटिंग स्पीकिंग बोथ गो टुगेदर, तो कभी कभी छूट जाता है, बट यू विल करेक्ट योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन मी। टीचर में गलती निकालने का प्रयास नहीं करना। टीचर तो जो है सो है, गुरु गुरु रखता है, चेला चीनी बनना है। इससे ऑलवेज तुमको आगे जाना है, तो ये सब ओवरलुक करते हुए अपना लेने का क्या चीज है टीचर से, उस पर फोकस करना, नहीं तो कभी लिखने में छूट जाता है। देखो 3 ट्रेंड है, आपका सिलेबस में है ना लिखा हुआ, ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन, है ना बच्चा, और 3 ट्रेंड है। ये ट्री पर रहता था, ट्री लाइफ था इसका, तो जानवर आया ना ये हाँ आर्बोरियल लाइफ था इसका, ये पेड़ पर चढ़ गया, बाघ आ गया, देखा करे तो लायन आ गया, भाई टाइगर आ गया, जान बचाने के लिए पेड़ पर, तो इसका ट्री लाइफ था। यहां पर ये ट्री क्या हो गया, ये खत्म हो गया, सवाना इन्वायरमेंट हो गया, सवाना मतलब घास का, अब इसको फेरा हो गया, सवाना इन्वायरमेंट आ गया, तो इसको खड़ा होने का शुरुआत करना, पहला ट्रेंड है इवोल्यूशन का, हाँ, बिगिनिंग ऑफ इरेक्ट पोस्चर। अब इसके बाद ये खड़ा होना शुरू किया, इसके बाद ये मोर अच्छा से खड़ा हुआ, मोर है ना,
स्टोर्ड इन बेटर वे कह सकते हो। स्टूड इन बेटर वे, ठीक है। लेकिन होमो इरेक्टस पूरा खड़ा हुआ, ये फुल्ली इरेक्ट। अब फुल्ली इरेक्ट हो गया मतलब धड़ हमारा कंप्लीट हो गया, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। कहां? होमो इरेक्टस में। नाम भी है, होमो का मतलब होता है टूल मेकर, ठीक है, और इरेक्ट का इरेक्ट है। अब जब खड़ा हो गया, निंदरथल में कोई चेंज नहीं आया, यहां भी चेंज नहीं आया, ठीक है। तुम बताओ, सोच के बताना, ठीक है। दूसरा ट्रेंड है इरेक्ट पोस्चर। जब खड़ा हो गया तो हाथ फ्री हुआ चलने से। बंदर लोग हाथ पैर दोनों चलता है, तो बेचारा का हाथ चलने में बिजी है तो औजार नहीं बनाता है। हमारा जो पूर्वज जो होमो इरेक्टस थे, ही स्टूड इरेक्ट, हैंड बिकेम फ्री फ्रॉम लोकोमोशन, देन ही यूज्ड हिज फ्री हैंड इन मेकिंग टूल्स। और जब टूल बना लिया तो मांस का जो पहले दांत बड़ा बड़ा होता था ना, जैसे बंदर लोग का दांत क्या है, डिफेंस के लिए होता है। ढेला फेंके हुए बचपन में दांत निकाल के डरा देगा, वो दांत का यूज डिफेंस के लिए करता है। आम खाना है तो दांत से तोड़ देगा, तो दांत उसके खास करके मोलर उसके बड़े चौड़े होते हैं, दांत पर पीस देता है बेरी। हम लोग ह्यूमन क्या करते हैं, मांस को तोड़ के खाते हैं। और जब आग का आविष्कार हुआ ना, तो जैसे जैसे इधर आओगे, ये डायग्राम हम 5 बार बनाएंगे तुम लोग को, समझा। रिडक्शन इन साइज ऑफ टीथ, और इंक्रीज इन ब्रेन साइज। इसको लाके यहीं छोड़ देंगे। निंदरथल के बाद जो है ना, ब्रेन छोटा हो गया था। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया बच्चा। 3 ट्रेंड है इवोल्यूशन का। अब तुमसे एक सो कॉल्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तुम बता दोगी तो समझ लो कि तुम बताना है, केवल सोच करके ब्लैक बोर्ड पर से ही बता सकती हो। इन लोग को बताए हैं, तुम लोग मत बोलना, है ना। ये 2010 का क्वेश्चन है आईएएस का। तो इसमें पूछा है कि होमो इरेक्टस, देखो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आईएएस के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ना कि किताब में पढ़ते रहोगे तो मिल भी नहीं करेगा। वो देखता है कि आप बियॉन्ड द गिवन सोच सकते हो कि नहीं, ठीक है। और इसका उत्तर जो है ना, ये हमने आपको ब्लैक बोर्ड पर समझो कि लिखा हुआ है, आपको खाली सोच करके बताना है। आपको पूछा है कि होमो इरेक्टस और निएंडरथल में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। होमो इरेक्टस कहां है, यहां होमो इरेक्टस और मॉडर्न मैन, इसमें सिमिलरिटी बताना है और डिफरेंस बताना है। अगर मेरी बात को बहुत गौर कर से सुने होगे ना, तो ये आसानी से बता सकती हो। बताओ, देखो वो भी लड़की तेज है। चलो समझे। अब डिफरेंसेस की बात उनसे पूछते हैं। क्या? वो भी सही बता दिया भाई, देखो। बहुत सही बता दिया बच्चा। देखो, अरे बेटा छोड़ो, उसको तो पढ़ना हम लोग बाद में करेंगे ना। अभी हम बताए हैं कि एक्चुअली यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये हम बताने के लिए किए हैं। देखो ये क्वेश्चन है, लेकिन तुम बहुत सारे एंथ्रो के लड़के जो पढ़ लिए होंगे ना, उनसे पूछ के देखना। मेरे यहाँ अभी हाल में आया था, 3 बार मेंस दिया है, उसको नहीं नंबर आया, तो आया था एक दिन, वो लड़का था। हालांकि इसको हम बेचारे को बोल दिए कि भाई तुमको आज नहीं बताएंगे, देखो 2 घंटे नोएडा से आया हुआ है। एक्चुअली नहीं कंसेप्ट होता है लोगों का। ऐसे ऐसे बहुत सारे कोचिंग हैं,
जो फाकी मार देंगे। डिस्क्राइब में पैसा दे दो, कहे कि चल इसमें क्या है, इसमें क्या है। अच्छा, शुरुआती दर में बच्चा क्वेश्चन ही कर सकता है। ये P/Q हम लेके हाथ में सारा कराते रहेंगे। आंसर राइटिंग एक दिन का नहीं है, लिखना हम वाला टेस्ट नहीं लेते हैं, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन। और यहाँ आप सोचना सीखो। देखो, डिस्क्राइब मेजर स्केलेटन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। स्केलेटन सिमिलरिटीज, ये तुम्हारा स्केलेटन है ना, इसमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन होमो इरेक्टस एंड, देखो यूपीएससी जो है ना केवल कंफ्यूज करता है। बैट्समैन होता है ना, उसको कंफ्यूज कौन करता है? बॉलर। अगर फास्ट बॉलर नहीं होता है तो बुमराह जैसा क्या होता है, वो गूगली बॉलर को लगाता है। वो पीएससी वैसा ही है, उसको रिजेक्ट करना है। इट इज नॉट टेस्ट ऑफ सिलेक्शन, इट इज टेस्ट ऑफ रिजेक्शन। लड़का को अब इसका उत्तर चाहे किताब में ना नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप सोच लिए कि अरे ये हमारा धड़ तो कंप्लीट हो गया होमो इरेक्टस में, और यही धड़ निएंडरथल में है, यही धड़ हम लोग में भी है, ये तो सिमिलरिटीज हो गया। और डिफरेंस हो गया कि जब खड़ा हो गया, औजार बनाया, है ना, औजार बनाया तो दांत का साइज छोटा हो गया, तो हम फट से लिख देंगे कि होमो इरेक्टस का दांत बड़ा था और मॉडर्न मैन का छोटा था। ब्रेन साइज होमो इरेक्टस का छोटा हो गया आंसर। फिर हम बताएंगे दांत कई तरह का होता है, हम आगे बढ़ेंगे। सोचना सीखो आप खाली। आईएएस इज नॉट डिफिकल्ट। क्यों एक महीना पढ़ के लोग 300 के राउंड नंबर ले आते हैं, है ना? ये सोचना सीखना है। एनालिसिस ज्यादा करो पढ़ाई में और सभी विषय में। एनालिसिस करो तब ना डिसीजन में करोगे। आज के 2000 तक 6 क्वेश्चन लिखना होता था, 7 क्वेश्चन, और आज तुमको 19 क्वेश्चन लिखना है। 19 क्वेश्चन लिखना है, मतलब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर या एनालिटिकल पावर तुम्हें ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब। चलो, फोसिल भी फिर पढ़ाते रहेंगे इसको, बहुत ये बच्चा लोग डरते रहता है इससे। हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बता दिया, हम बता रहे थे क्या? हाँ, हाउ एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं कि हाउ मॉडर्न मैन हैव डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग फोसिल्स। तो प्री एग्जिस्टिंग फोसिल कौन कौन है? हाँ, अब उसका डायग्राम हमको परीक्षा में बताना होगा ना, तो हम यहाँ ऐसे तुम लोगों को समझाने के लिए 2 डायग्राम बता दिए कि हाउ एग्जिस्टिंग फोसिल। तो अब हम ऐसे कहेंगे कि रामा स्टाइलो होमो इरेक्टस। हाँ, बना लो ना। देखो, डायग्राम को समझो कि तुम्हारा, हमने बताया है कि जामनी हो तो समझो कि तुम टेलर हो या म्यूजिशियन हो। गाना सुनती हो ना, वो कपिल का सुपर, तू कहेगा कि हमको भाई पूछ देता है ऑडियंस। एक बार मनोज तिवारी को बुलाया हुआ था, और साउथ इंडियन, मनोज तिवारी को कहा कि आप क्लासिकल बताइए आप, और इसको बोला जो साउथ इंडियन था उसको भोजपुरी सुनाइए। लाचारी कहना पड़ा। यूपीएससी भी आपका उसी तरह का है, ऑडियंस के तरह ही, जो मनाएगा सो पूछ देगा। वो छाटने का परीक्षा है, 60% नहीं उठता है, 50% ला के वहां लोग टॉप करते हैं यूपीएससी में। ये सब मत सोचना कि बहुत ज्यादा नंबर लाना है। वैसा क्वेश्चन है पूछता, अगर एग्जामिनर को भी दे देगा तो बहुत सा क्वेश्चन हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। ये सब पूछ दिया उत्तराखंड का आर्कियोलॉजी में, लो कोई अच्छी कहता है स्टैंडर्ड किताब में है ही नहीं। इग्नू का मटेरियल जरूर पढ़ना एक बार, इग्नू का, एमए का। हाँ, घुमाने वाला क्वेश्चन इग्नू से देता है। ठीक है, हम जितना पढ़ा दें, हमारी किताब पढ़ लो, और इग्नू का मटेरियल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब मॉडिफाई करना सीखो, क्वेश्चन के अनुसार ट्यूनिंग करना सीखो। म्यूजिशियन का मतलब क्या है? म्यूजिशियन शुरू करेगा गाना, वो बोल देगा कि ये गाने जा रहे हैं, अब जितना ही बचाने वाला है सब उसका लय में लय मिलाना शुरू कर देगा, है ना? तो ट्यूनिंग तुमको एग्जामिनर के डिमांड पर करना पड़ेगा। डायग्राम हम एक पहले वैसे बनाए तुमको समझाने के लिए कि तुम्हारा नियरेस्ट रिलेटिव कौन है। अभी हमको बताना है कि प्री एग्जिस्टिंग जो फोसिल्स है, यहां मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन यहां है, और ये निएंडरथल है,
ये सब नींडरथल से ये सब क्या हो गया, प्री एग्जिस्टिंग फॉसिल। समझे बेटा? तो डायग्राम को हम अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर करते रहेंगे, समझिए, कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं है, खास करके ये सब डायग्राम। अब खोपड़ी बनाओगी तो उसका तो रिजिड है ना, लेकिन बाकी सब समझाने वाला चीज जो है वो हम अपने सुविधा के अनुसार इधर उधर कर देंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब लिखो, हाउएवर, ये तो हो गया the three discipline are interrelated. However, the three discipline कौन कौन? Botany, zoology and anthropology. The three discipline, botany, अरे थ्री डिसिप्लिन सब ये है ना, ये सब नाम दे रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी और interrelated, anthropology are interrelated. Research in one discipline, research in one discipline, research finding कर देना, research finding of one discipline for example Mendel's law, डेवलप्ड, मेंडल्स का नियम पढ़ना है ना, तो मेंडल्स जो थे ये बॉटनी पर, मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, मेंडल्स लॉ डेवलप्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ पीए, कोर्स में कहते ना बॉटनी, है ना, आर इक्वली एप्लीकेबल टू जूलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ टू ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सब बताएंगे, मेंडल्स लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, दूसरा है, नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी एंड, अरे ये जो टॉपिक है ना रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसमें कई टॉपिक एक ही साथ दे दिया है, तो हम एक एक करके करते जा रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंस लिखो, एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। अब एंथ्रोपोलॉजी के बदले लिख देना ही, इसको हम ऐसे करेंगे, साइंस एंड एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए आपके सिलेबस में एपिडेमियोलॉजिकल है ना, एंथ्रोपोलॉजी। देखो पहले का सिलेबस देखोगे तो ये मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी लिखा हुआ था, लेकिन ये मेडिकल के बदले अभी सिलेबस में कर दिया एपिडेमियोलॉजिकल। ठीक है ना, 96 में क्वेश्चन आया है, सिलेबस कीप ऑन चेंजिंग, सिलेबस चेंज करते रहता है। इससे बहुत सा क्वेश्चन आप देखोगे कि अरे तो क्वेश्चन है लेकिन अभी नहीं है, तो ये बात समझ लेना कि देखो ये 96 क्वेश्चन है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है ना, 96 में था मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन अभी आपको सिलेबस में 9.8 टॉपिक में क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो बहुत सारे सिलेबस जो है ना, फिर उधर पहले इंटरनेशनल एंथ्रोपोलॉजी भी था, लेकिन वो सब हटा दिया, वो 2 तौर पे हटाएगा, 2 टॉपिक नया जोड़ेगा। हम लोग को है कि बराबर पढ़ते रहना, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी नहीं है कि एक बार नोट्स बना लिए और जाके क्लास में पढ़ दीजिए, वैसा नहीं है। आगे बढ़े तो लिखो, बोथ द डिसिप्लिन स्टडीज, मेडिकल साइंस और एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम बोथ द डिसिप्लिन मान रहे हैं, 2 अलग अलग डिसिप्लिन हैं। बोथ द डिसिप्लिन स्टडीज हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड
disease. हाँ, however differently. ठीक है, however अब हमको क्या दिखा रहे हैं हम, डिफरेंस। देखो एंथ्रोपोलॉजी का मेथड जो है ना वो कंपेरेटिव है, सिमिलरिटी दिखाना है और डिफरेंस दिखाना है। ठीक है, तो अगर रिलेशन जो बताना है वो सिमिलरिटी डिफरेंसेस से ही बताना है। तो लिखो, पहले मेडिकल सा हम कर लेते हैं और तब हम एपिडेमियोलॉजिकल, इसका हमको कम चर्चा करना है। एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का हमको चर्चा एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सभी में हमने ऐसा ही किया है, जो जैसे पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें हम बराबर ध्यान रखना कि हमारा एग्जामिनर तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, मेडिकल साइंस वाला कम चर्चा करेंगे। मेडिकल साइंस में हम कम स्पेस दिए, इधर लिखेंगे मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस, या आप कॉपी में लिख रहे हो तो पहले इसको लिख लो, तब इसके नीचे एपिडेमियोलॉजी लिखना है ना। देखो, मेडिकल साइंस स्टडीज हेल्थ एंड डिजीज ओनली बायोलॉजिकली, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, है ना। इसमें कॉज जो है वो बायोलॉजिकल है ना। सॉल्यूशन हम बायोलॉजिकल देते हैं। नहीं, फीवर हो गया तो अच्छा वायरल डिजीज है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा देगा, वो वायरस को मार देगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसके कॉज बायोलॉजिकल है, इसका सॉल्यूशन बायोलॉजिकल हम देते हैं। क्लियर। अब इसको ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, है ना। 10 को बीमारी की चर्चा करके बढ़ाने का आंसर नहीं है, क्योंकि जानवर का बैकग्राउंड ही नहीं है वो। समझ गई ना, कि हमारा एग्जामिनर जैसे गेस्ट अगर खाने वाला है मांसाहारी या उसको शाकाहारी खिलाओगे तो पसंद नहीं करेगा ना। नहीं, बराबर समझो कि एग्जामिनर तुम्हारा गेस्ट है, वो क्या पसंद करेगा, उसका क्या टेस्ट है, वो किस चीज को देखना चाहता है तुम्हारे आंसर में। बहुत लगा कहे कि सर लिखे थे, नंबर नहीं दिया। इस सब पर हम चर्चा किए हुए हैं पहले कि राइट एंड रिलेवेंट आर टू थिंग्स। जीएस में पेड़ ना काटा जाए, जीएस का एग्जामिनर जो होता है वो साइंटिफिक रीजन इकोलॉजिकल इंबैलेंस के रूप में देखना चाहेगा, लेकिन जीएस का आंसर में सही है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में हम टोटम की बात करेंगे। टोटम क्या है, तुलसी जानती हो ना, तुलसी पीपल हिंदू के लिए टोटम है। तो टोटम आर द प्लांट एंड एनिमल, जैसे गाय हिंदू के लिए टोटम है, तुलसी पौधा टोटम है। तो टोटम क्या है, प्लांट एनिमल टू विच ए ग्रुप इज हेल्ड इन स्पेशल रिलेशनशिप। तो अगर हम एंथ्रोपोलॉजी में पेड़ ना काटा जाए कहा हम लिख रहे हैं, तो हम ये देंगे कि टोटम पेड़ और जानवर पे लोगों के टोटम से जुड़ा होता है, इसलिए इसको काटा नहीं जाना चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बिलीव वैल्यू लोगों का हाथ होगा तो वो है सेक्रेड ग्रुप वही है ना, जहां उसका सेक्रेड ग्रुप क्या है, पैच ऑफ लैंड। मान लो कि रूम है ना, इतना ही बड़ा है, यहाँ पौधा सेक्रेड पौधा जो होता है जहां उसका देवता के रहता है। हाँ, नहीं वो टोटम नहीं है, उसका तो अलग नाम है, कंसेप्ट है वो। सैक्रेड ग्रुव आर द पैच ऑफ लैंड, ठीक है, ऑन विच, है ना, ट्री आर देयर ऑन विच देयर गॉड एग्जिस्ट, है ना, रिजाइड्स। सैक्रेड ग्रुप कंटेन द प्लांट्स ऑन विच देयर गॉड रिजाइड।
वो कहता है कि मेरा देवता इसी पेड़ पर रहता है, तो वो एरिया जो है वो सैक्रेड ग्रुप कहलाता है। वो एनिमल तो नहीं हुआ, पैच ऑफ लैंड है, पैच ऑफ मतलब सर्टेन ट्रीज है जिस पर मानता है कि हमारा देवता यहीं पर रहता है। ठीक है, गांव देहात में रहे होंगे तो ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। या मैं तुलसी तेरे आंगन की गाना सुने हो ना, तुलसी को लोग पेड़ अपना घर के आंगन में रखते हैं, वो भी सैक्रेड ग्रुप का मतलब टोटम टोटम प्लांट है वो, और जनरली उसको सैक्रेड जगह लोग रखते हैं। तो ये मेडिकल पर डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है, हमको डिस्कशन किस पर करना है, एपिडेमियोलॉजिकल। यहां हम कहेंगे कि ये स्टडीज हेल्थ एंड डिजीज होलिस्टिकली। होलिस्टिकली में हमारा रहेगा कंसिडरिंग सोशियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका देखो तो बहुत एडवांस पढ़ ली रहे तुम, अब तो तुम, ये सही बात है, उसको तो जरूर देंगे हम, है ना। एपिडेमियोलॉजिकल में ये भी देखा जाता है पैटर्न ऑफ डिजीज क्या है। तो कुरु जो बीमारी थी ना, देखो ये बताए हुए हम। अब सोचो जब वही बता रही है तो ये टॉपिक है 9.7, तो वहां भी एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, ज्यादा फैक्ट नहीं है, सेम चीज रिपीट होता है। तुम देखोगे शुभांक मिश्रा जो 85 रैंक लाया है, उसका वीडियो देखना। उसने कहा कि सर की खासियत है, सर 25 केस स्टडी की बात करेंगे ना तो उसको 100 जगह लिख के दिखाएं, 100 जगह पर यूज करके बताएंगे। और हम लोग अगर 100 केस स्टडी करेंगे तो 25 जगह भी नहीं कर सकते। तो इसको हम कई जगह, क्योंकि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुरु का जो एग्जाम्पल है ना, क्लासिक एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी माना जाता है। देखो एंथ्रोपोलॉजी मोर अबाउट ट्राइबल, एंथ्रोपोलॉजी अबाउट कल्चर। जैसे एंथ्रोपोलॉजी के 3 हॉलमार्क हम कहें, हॉलमार्क समझती हो, हिंदू मैरिड वुमेन है, हिंदू मैरिड वुमेन कैसे पहचानी जाएगी, 3 इसका है ना, सिंदूर, बैंगल और मंगलसूत्र, है ना। शादीशुदा औरतें पहनती है ना मंगलसूत्र, ये हॉलमार्क है। मैरिड और अनमैरिड वुमेन में हम अगर डिस्टिंग्विश फीचर की बात करें तो दीज आर द 3। उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी का 3 आइडेंटिफाइंग फीचर है, क्या, मैन, तो मैन में हम किसको पढ़ेंगे ज्यादा, तो ट्राइब और कल्चर, ये हॉलमार्क है एंथ्रोपोलॉजी का। हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो भी हम किसका एग्जाम्पल प्रीफर करेंगे, ट्राइबल का, समझी। और नहीं समझोगे तो तुम क्वेश्चन देखना, ये हम बोल रहे हैं सब क्वेश्चन से बोलते हैं, ट्रेंड ही आएगा। और नंबर तुम्हारा किसका विशेषज्ञ है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मस्ट एक्सपर्ट ऑफ कल्चर, एक्सपर्ट ऑफ ट्राइब। तो फिजिकल में भी ट्राइबल का एग्जाम्पल देना है, समझी ना। और तुम लोग ये क्वेश्चन लेना, ये नहीं तो बाकी क्या कहता है कि सब बुक सेलर 5 साल का छपा लिया है और उसी में, ठीक है, और ये करते रहेगा। इससे आप इतना बड़ा क्या कर लेना कि सब ट्रेंड व्रेंड एनालिसिस करने में, हालांकि जब हम हैं तब तो आपको बड़ा ले लो ना, ये हमारा ड्यूटी है ना। आगे बढ़े, देखो तो यहाँ हम यहाँ बता रहे हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी हम कल्चर की बात करेंगे। क्या दिए हैं हम यहाँ, सोशल एंड कल्चरल। तो हमने बताया है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कुरु। कुरु एक कंटाजियस डिजीज है। कुरु क्या है, ये कंटेजियस डिजीज है। किस ट्राइबल में था, होरे,
among four tribe of न्यू ग्वाइना। ये जानते हो ये बीमारी पहले माना जाता था इसका बायोलॉजिकल रीजन है, हाँ, लेकिन बाद में पाया कि नहीं, ये बीमारी का जो वायरस है वो ब्रेन में पाया जाता है। और ब्रेन में कैसे पाया जाता है तो ये ब्रेन का जो वायरस है ना, जनरली यहाँ का कल्चर रूल था कि दादी लोग को ओल्ड लेडी को देता था मूढ़ी खाने के लिए, आदमी का कैनिबलिज्म में यहाँ प्रैक्टिस है, आदमी का मांस ये लोग खाता था, मरे हुए आदमी का, और दादी को एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दादी जी को लोग मूढ़ी देता था खाने के लिए, तो दादी जी खाती थी, तो बच्चा लोग भी दादी के साथ सो जाते थे। तो ये बीमारी ज्यादा होता था ओल्ड लेडी में और बच्चों में, जवान में नहीं था। क्यों? क्योंकि जवान तो सुबह सुबह निकल के शिकार करने चला जाता था ना, घर में सब बैठ के खाते रहते थे। तो ये बीमारी जो था ज्यादा ये ओल्ड लेडी में पाया जाता था। माने बच्चा ओल्ड लेडी दादी ज्यादा खाती थी, बच्चा लोग तभी नहीं खाया। माने दादी के बाद किसमें पाया जाता था? ये बच्चों में। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ डिजीज भी दिखाता है ये, है ना, बाय ड्यू टू कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ कैनिबलिज्म। क्लियर? अब इसका तुम सही है, कई जगह एग्जाम्पल देंगे हम, जब एपिडेमियोलॉजी अभी तो वही नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ाएंगे, वहां भी देंगे। आगे बढ़े। अब देखो और भी ट्राइबल का एग्जाम्पल देंगे, जैसे जितना भी ट्राइबल है झारखंड के, उड़ीसा के, उड़ीसा में तो झारखंड या उड़ीसा में यहाँ मुंडा, संथाल, है ना, ओराम में भी दे सकती हो, ये सब ट्राइबल हैं। बिलीव दैट disease is caused by anger of the spirit, arrow of the beach, arrow of the beach, and और है यार, एंगर ऑफ द स्पीड, एरो ऑफ द बीच एंड बीच क्राफ्ट। एरो तो बीच हो ही गया, और एक है, मेनली दो ही हैं, ठीक है। और मैजिक आ जाता है, ब्लैक मैजिक। ये तीन तरह के कारण हैं, सब पढ़ना आगे। ट्राइबल है, हाँ, ये एंथ्रोपोलॉजी में किताब देखना, यही दिया होगा, और कोई किताब देखना ही नहीं, जो हम तुमको दिए है ना किताब सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें यही तीनों कारण देंगे हम। एंगर स्पिरिट क्या है कि टाइमली नहीं दिए पूजा, देवता नाराज हो गया और अटैक कर दिया एक आदमी को। गॉड was not given worship in time and then he became angry and he has, है ना, attacked a person। वो आदमी पोजेस्ट हो गया, आ गया भूत उस पर। आप बताए, हाँ, तो चेचक बीमारी जो है ना, वो एक्सेप्शन है कि ऐसा नहीं है केवल ट्राइबल करता है, हम लोग भी करते हैं। तो उसका एक्सेप्शन में ये सब आता है कि मॉडर्न सोसाइटी के लोग भले मॉडर्न समझे, लेकिन चेचक की बीमारी है ना, उसमें भी लोग देवी माता का मानते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है। चलो आगे बढ़े, इस पर हम बहुत एग्जाम्पल देंगे तुमको आगे। एक ही एग्जाम्पल नहीं है, हम बुशमैन का भी देंगे, और भी ट्राइबल का, नदेम्बू का देंगे। मतलब एंथ्रोपोलॉजी में आंसर बढ़ाना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि केस स्टडी हम बढ़ा देंगे।
हाँ, इसे बुशमैन का देंगे। बुशमैन भी हंटिंग नोमैडिक ट्राइबल है और एक क्लासिकल ट्राइबल है। हाँ, ठीक है। हमारा अप्रोच यही रहता है कि एग्जाम हम आंसर बढ़ाने का तरीका हमारा क्या है, केस स्टडी हम बढ़ा देंगे। और शॉर्ट में तुमको बता देते हैं, बुशमैन मानता है ना कि देवता नाराज हो गया, टाइमली उसको सेक्रीफाइस नहीं दिया गया। अब जो नाराज हो गया देवता, उसने एरो चला दिया है ना, एरो जो है आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। अब शरीर में प्रवेश कर गया, वो बीमार आदमी हो गया, सिक हो गया। वो ट्रीटमेंट क्या है ना, पुलिंग आउट एरो फ्रॉम द बॉडी बाय समन, ओझा। ठीक है। अब देखो लॉजिक इसके पीछे जो है वो सेम एज इन मॉडर्न मेडिकल साइंस। हम मानते हैं कि वायरस जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स किलिंग द वायरस, एलोपैथिक मेडिसिन से मारते हैं। उसी तरह से बुशमैन का भी कहना है कि देवता जो है ना एंग्री हो गया और उसने बाण चला दिया, और वो बाण कहां चला गया, शरीर में, वो आदमी बीमार पड़ गया। ट्रीटमेंट क्या है, पुलिंग आउट द एरो बाय द समन, लेकिन हिज सबमिसिव पावर रिमेन डॉर्मेंट अनलेस एक्टिवेटेड बाय ए डांस, ग्रुप डांस। सब लोग आके फिर असेंबल होगा, डांस करेगा। ग्रुप डांस जरूरी है। जैसे आप इलाज करने जाते हैं, बीमार पड़े, अकेले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर अब देखो अभी सब क्वेश्चन नहीं किया था है, उसका विश्वास एक जो स्कीमों इसी तरह से स्कीमों को भूत पकड़ लिया था, तो उसका परिवार लेके ओझा के पास आया। ओझा क्या करता है, स्पीड पोजीशन हो गया ना, तो ओझा करता है, तुम भी देखी होगी, एगो हमारा वीडियो है अभी छत्तीसगढ़ में हम गए थे, तो हम वीडियो इस तरह का हो रहा था संजोग से, तो हमने उसको रिकॉर्डिंग किया है। ओझा जो होता है ना, वो उससे भी बड़ा भूत का रूप अपनाता है। ओम पुरी का हम एक नागिन सिनेमा देखे थे। नागिन तुम लोग अब नहीं चलती है ना, श्रीदेवी का सिनेमा था, हमको तब 85-86 का फिल्म था वो। तो ओम पुरी जो थे ना, वो श्रीदेवी जो थी वो स्पीड पोजीशन हुआ था, और ओम पुरी एक तो लंबा चौड़ा था, और वो कुर्ता एकदम काला पहना था, बहुत बड़ा नीचे, और खोपड़ी लगाए हुए था। वो अमरीश पुरी था। हाँ, खैर जो भी, हमको उतना, हम सिनेमा देखते हैं तो उसमें भी एंथ्रोपोलॉजी हम देखते हैं कि हमको पढ़ाने के लिए इसमें कहाँ कहाँ मटेरियल है। उसका नाम था अमरीश पुरी। हाँ, काफी टॉलेस्ट विलन था वो पूरा, और उसने भी बड़ा भूत का रूप अपनाता है ओझा जो है ना, और वो भूत से बात करता है कि देखो ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ दो। नहीं माने स्पीड में नहीं भागता है, तो वो मिर्चाई या कुछ और ऐसा तकनीक अपनाएगा। हमने अपने गांव में देखा था एक बार भूत का इलाज, बहुत छोटे थे हम लोग, तो बगल में भाभी लगती थी, उसको भूत पकड़ लिया। अब सभी लोग गए कि भाई उसको तो भूत पकड़ लिया है, ओझा को बुलाया गया दूसरे गांव से। हम तो लुकर्स थे, बच्चे थे, छिप छिप के हम लोग देखे थे क्या हो रहा है भाई। तो ओझा जो आया, उसके बाद वो लड़की, वो जो लेडी थी, वो किसी के सामने पर्दा करती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी से बात करती थी, बहुत ही गांव की। लेकिन जब भूत पकड़ लिया तो उसकी आवाज बदल गई, और आवाज बदल ही गई थी, और वो एकदम घूंघट जो है वो छोड़ करके एकदम खड़ी हिंदी में बात कर रही थी। अनपढ़ थी वो देसी भाषा में बोलती थी। लेकिन भाई उस दिन उसका आवाज सुन के हम लोग को डर लगे, बच्चा कह रही तो एकदम ऐसे बोल रही है। लेकिन खैर ओझा ने कहा कि देखो ये मेरा आदमी है, इसको तुम छोड़ दो। तो वो कही कि ये हमारे पेड़ पर, हम वहां रहते थे, इसने हमको डिस्टर्ब किया है। आई लिव ऑन द ट्री एंड शी हैज डिस्टर्ब मी, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। तो ठीक है, अब से नहीं जाएगी, अब जो गलती हो गई इसे तुम इसे छोड़ दो। फिर भी वो नहीं कर रही थी, तो ठीक है। वो मिर्चा को एक बर्तन में, मतलब इसमें, अरे कुम्हार का जो होता है ना मिट्टी का बर्तन, इस तरह का था, उसको मिर्चा को जलवाया और उसके मुंह पर ले गया। अब तो हम लोग को भी इतना धुआं और अब नॉसियस लगा कि हम लोग भी भागने लगे कि भाई तो ये तो बहुत धुआं हो रहा है। वो भी भूत भी जो लेडी थी ना, वो भी घबरा गई, बोली देखो तुमको हम बहुत परेशान करेंगे, अगर तुम हमारे आदमी को छोड़ोगे नहीं तो आई विल नॉट लिव यू।
तो अंत में कही ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन वहां नहीं जाएगी, हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो वो कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी जाएगी ही नहीं। इसके बाद बोली पानी लाओ। वो पानी पी, और पीते उसका शरीर जो था ना वो एकदम नॉर्मल हुई। तो ऐसी देखी कह रहे हमारे आंगन में इतने लोग क्यों आए हुए हैं, और तुरंत पर्दा की, और उसकी भाषा पहले जैसा हो गई। दैट बाय द सीन आई हैव, है ना। क्या भूत नहीं, भूत को जानते हो, ओझा जो होता है ना, मैंने कहा ना कि उसको पर्सुएट करता है, कन्विंस करता है, कंपेल करता है, फिर पहले समझाता बुझाता है, नहीं मानता है तो कंपेल करता है वो। और भूत जो है ना ऐसा बात करता है जैसे तुम दोस्त से बात करते हो, वो दूसरा भूत का भी सहारा लेता है। जैसे डकैत को पुलिस क्या करती है कि क्रिमिनल को पकड़ने क्रिमिनल का हेल्प देती है ना, वैसे वो लोग भी लेता है। एक स्कीमो इलाज कर रहा था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट देख रहा था, इलाज ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो परिवार चला गया, जैसे मॉडर्न मैन को जिससे विश्वास नहीं होता है, तो पूछा, अच्छा ये बताइए ये सचमुच बीमार थी और सचमुच आपने इलाज किया? तो उसने कहा हंसते हुए कि ये साइकोलॉजिकली बीमार थी और मैंने इसका साइकोलॉजिकल हीलिंग किया। देखो, स्पिरिट हीलिंग वर्क साइकोलॉजिकली। अब तुम मान नहीं रही हो, तुमको भूत नहीं पड़ेगा, डाइन का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने देखा है गांव में, हमारी माई मदर वाज अर्डेंट बिलीवर इन विच। हम लोग को बचपन में वो बूढ़ी के यहाँ मत जाना, है ना, उसके यहाँ मत खाना, वो डाइन है ना। कितनों समय से डाइन नहीं होता है, लेकिन कहते कि ना, क्योंकि वो जनरेशन जो था ना, उस समय मेडिकल सिस्टम था नहीं, अंग्रेज का जमाना था, उसके समय में कहीं कोई मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था, तो सी बिलीव ओनली, ये बीच क्राफ्ट में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। और हम लोग को जो देखो ये पढ़ना है तुमको, ये क्वेश्चन ऑफ बीच क्राफ्ट इज, है ना, ये सोशल फिनोमेना है, समझ गई। और कुछ क्वेश्चन मॉडर्न मैन तुमको जब विश्वास नहीं होगा तुमको नहीं असर करेगा डाइन। लेकिन हमने देखा है गांव में कुछ साइकोलॉजिकली वीक लोग होते हैं, उनको भूत पकड़ लेता था, थे तो मर्द, लेकिन शाम में गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, और जनरली डेथ होता है ना तो लोगों का हिंदुइज्म में पानी उसमें टांगा जाता था। तो वो कई बार उनको देखे कि भूत पकड़ लिया है, वहां गए। और हम लोग भी क्या था कि जब उस पेड़ से गुजरते रहते थे ना तो दौड़ते लगते थे। जेम्स लांजे ने कहा है कि हम इसलिए भागते हैं कि हम डरते हैं। बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भागते हैं इसलिए डरते हैं। ये जेम्स लांजे थ्योरी साइकोलॉजी में है। हम साइकोलॉजी भी नहीं जानते हैं ज्यादा, आईएएस का पीटी साइको से क्वालिफाई किया, सोशोलॉजी से हमारी सब डिग्री है, अब पढ़ाते हैं तो भाई इसमें कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल था। हम रांची में पढ़े जरूर, लेकिन डिग्री नहीं ले पाए, इसलिए हम तीनों विषय सिस्टर साइंस है, इसलिए तीनों को हम बहुत इफिशिएंटली पढ़ाते हैं। तो तुमको बिलीफ होगा तब ना। गांव में देखे जो कमजोर दिल के आदमी थे ना, वो उनको भूत बराबर पकड़ते रहता था। और हम देखे हैं कि हमारे गांव में किसान जो थे ना, वो जो बरियल ग्राउंड होता है उस जगह उनका खेत था, और जा करके वहां पे वो जाते थे श्मशान घाट में, और पानी करना पड़ता है फसल में, तो वो उनको कह के हमने कभी नहीं देखा भूत। और जो कमजोर दिल के हैं, अगर हम ही लोग के हैं, हम लोगों को कहे श्मशान घाट से गुजरने के लिए, तो बहुत लगे कि अरे बाप, तो भूत यहाँ भूत रहता होगा। बचपन में जो डरा दिया जाता है ना, वो बहुत परसिस्ट करता है लॉन्ग डेज तक। हम लोग भी फील करते थे गांव में, जब तक थे रोशनी तो थी नहीं, लालू जी का राज के बाद भी तो हम लोग डर भी करते थे, अंधेरा है तो डर है नहीं। लेकिन जो डरेगा नहीं डाइन भूत में, उसको नहीं होगा कुछ, क्योंकि उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। स्पिरिट हीलिंग वर्क साइकोलॉजिकली। ओझा ने कहा कि आपको समझ में नहीं आएगा, और ये भी जान लो, बुद्धिज्म वर्क्स, बुद्धिज्म जो है ना, ये वर्क करता है, स्पिरिट हीलिंग वर्क करता है,
और बुद्धू डेथ होता है, बुद्धू मतलब ब्लैक मैजिक के कारण डेथ हो जाता है, क्योंकि वो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसका पाल्पिटेशन बढ़ जाता है। तुम अपना नेट पर डालना बुद्धू, VOOD है ना, ISM, बुद्धुइज्म, बुद्धुइज्म के कारण डेथ होता है, क्योंकि उसका सब नर्वस फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, एंड द पर्सन में डाई। हाँ, तो सुना है तो तुमको, तुम सुनने पर जो है तुम अनसाइंटिफिक मानती हो तो तुमको असर नहीं होगा, लेकिन गांव के जो इलिटरेट आदमी है ना, साइकोलॉजिकली अगर वीक है, तो उसको डाइन भूत का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। वो कहे कि नहीं हमको डाइन कर दी है। अब गांव में कितना, उड़ीसा में तो आदिवासी में भूत होता है ना, पेपर में आते रहता है ना, अभी भी वहां NT-B क्राफ्ट लॉ पास हो गया है, फिर भी वहां। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी को हम फिर पढ़ाएंगे कहाँ, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में 9.7 में। अब क्या कहोगे, यही पढ़ना ही है तो हम क्या करेंगे, भूत और जादू और टोना। गांव देहात में जो रहा है ना उसको आसान लगेगा एंथ्रोपोलॉजी, जो मेट्रो में रह गया है सब दिन उसको थोड़ा लगेगा, लेकिन जो गांव में सब होते रहता है। आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो अर्थ साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड अर्थ साइंस। तो पहले देखो अर्थ साइंस स्टडीज, अर्थ साइंस स्टडीज पैटर्न ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पैटर्न ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कॉमा स्टोन फॉर्मेशन, है ना, स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, पीछे चल जाओ, है ना। तो ये सब, ये सॉइल फॉर्मेशन है या फिर हाँ रॉक्स फॉर्मेशन, है ना, वाटर एयर, ये सब एक्सेट्रा। लिखो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज evolution of man and in biological evolution or cultural evolution, the information of the earth science, information of the earth science, especially from stratigraphy, डिफरेंट स्टाटा, जो लैंड के, जैसे रोड ही बनते रहेगा, देखोगे कि जब खुदाई हो रही है ना, तो देखो कि एक लेयर जो है वो सेडिमेंट जो है वो बालू और मिट्टी है, तो एक थोड़ा सा कंक्रीट का है, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। जो फॉर्मेशन हुआ है लैंड फॉर्मेशन ना, उसमें बहुत अलग सेगमेंट, तो उसमें ये जो लैंड ये इवोल्यूशन को बढ़ाता है भी और घटाता है। तो अर्थ का जो नॉलेज है वो इवोल्यूशन को, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या कल्चरल इवोल्यूशन, दोनों को समझने में मदद करता है। क्लियर? लेकिन इसका डिटेल इंफॉर्मेशन लिख दो, इन द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड आर्कियोलॉजी, पोस्ट में कर दो, डिटेलिंग इन क्या, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज इवोल्यूशन ऑफ मैन and biological and cultural evolution, या एक ही में लिख दो कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ मैन छोटा होगा सेंटेंस, जो भी लिखे हम एक ही लिखेंगे। तो ये एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन इन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ साइंस इज वेरी हेल्पफुल। स्पेशली देना, हम लिख दो कोर्स में, डिटेलिंग इन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड आर्कियोलॉजी, कोर्स में कर दो। जब हम, अब वैसे क्या होगा ना कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे,
फोसिल एंड आर्कियोलॉजी। जैसे हम आप परी हिस्ट्री शुरू करेंगे ना, तो सोन कल्चर एंड मद्रासियन कल्चर। तो सोन कल्चर में जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन हुआ ये अर्थ साइंस का चीज है, लेकिन वो इवोल्यूशन को प्रभावित किया है, कल्चरल इवोल्यूशन को, ये सब। तो ये चीज जब हम वहां पढ़ाएंगे ना, तो इसलिए हमने दे दिया कि वहां से। और फोसिल के स्टडी में भी कौन सा फोसिल किस स्ट्राटिग्राफी में मिला है, ये स्ट्राफी का नॉलेज बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो उतना ही करके, चूंकि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिटेलिंग करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा ना, इसलिए ख़त्म ही करना है ना। एंथ्रोपोलॉजी सब इंटरलिंक्ड है। अब स्ट्राटिग्राफी सब चीज़ हम जब सेकेंड पेपर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। आपको पढ़ना है सोन कल्चर, मद्रासियन कल्चर, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए आप टेंशन बनाए रखना अपना। देखो ये बहुत क्यूरियस है, ये सोन जो वैली है वो कश्मीर के बगल में वो वैली है, और वहाँ डी टेरा और पैटरसन नाम के एंथ्रोपोलॉजी ने स्टडी किया था। तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लेशिएशन होते रहा। वो प्लेस्टोसीन का जो पेड़ है, और देखो तुमको हमने एक चीज बताया है ना, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन से हम एक्सप्लेन करते हैं सब चीज। तो 81 का पहला क्वेश्चन है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा हो गया इलाका, वही सोहन वैली है ना। ये पहला क्वेश्चन है कि वो कहता है कि वहां बहुत सारे चेंजेज आया, और उसके कारण देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सब मेन स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कोरिलेशन बिटवीन मेजर इन्वायरमेंटल चेंजेज एंड कल्चरल स्टेजेज। सोहन वैली में इन्वायरमेंटल चेंज आया, और उस इन्वायरमेंटल चेंज के कारण कल्चरल चेंज हुआ, जिसको हम पढ़ाएंगे सोहन, है ना, ईयरली सोहन, लेट सोहन, इवॉल्व सोहन। तो ये सब चेंज किससे हुआ, इन्वायरमेंटल चेंजेज हुआ इन टर्म ऑफ ग्लेशिएशन एंड प्लूविएशन। जब नॉर्थ इंडिया में ग्लेशिएशन हो रहा था सोन में, साउथ इंडिया में क्या होता, प्लूविएशन। नहीं, प्लूविएशन होता है लाखों वर्ष तक बारिश होता था। अब बारिश होगा तो निकलना ना, तो लाखों वर्ष तक निकलता था, उसको बोलते थे इंटरप्लूविएशन। ठीक है, तो इस टाइम जैसे जैसे टॉपिक आगे आएगा, हमने आपको बता दिया कि अर्थ साइंस पर आएगा, तो आंसर अगर पूछ दिया 200 वर्ड में, तो इसको बढ़ाएं कैसे, इसके लिए हमको फोसिल और खास करके आर्कियोलॉजिकल जो ये सब सोन वैली और ये सब की चर्चा, या मद्रासियन कल्चर साउथ इंडिया में जो डेवलप हुआ वो प्लूविएशन के चलते, और सोन कल्चर जो कश्मीर के बगल में डेवलप हुआ वो ग्लेशिएशन के चलते। ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन, अभी यही जान लो। तो लैंड के फॉर्मेशन कैसे होता था ना, मतलब काफी लाखों वर्ष तक बर्फ जमता था, पिघलता था। जमने वाला को बोलते हैं हम लोग ग्लेशिएशन। ये सेकेंड ग्लेशिएशन से ग्लेशिएशन, और जो पिघलता था ना उसको इंटर ग्लेशिएशन कहते हैं। और जस्ट इंडिया में ये है सोहन वैली या सोहन कहा जाता है इसको। इंग्लिश और ब्रिटिश में प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, कहीं सोहन कहेगा सोहन कहेगा। तो इस तरह से ग्लेशिएशन इंटर होता था, और साउथ इंडिया में रेनिंग होता था। जैसे ये सेकेंड ग्लेशिएशन है ना, तो ये सेकेंड प्लूविएशन क्या होता था, लाखों वर्ष तक बारिश होती रहती थी, और जब बारिश हो जाएगा तो निकलेगा भी ना, तो प्लूविएशन बोलते हैं वर्षा होने को, और जब पानी निकलता था इसको बोलते हैं इंटरप्लूविएशन। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो कल्चर है वो एडेप्टेशन के कारण, एडेप्टेशन टू डिफरेंट एनवायरमेंट। समझ गई, ये क्यों हो गया, तुमको टेंशन बढ़ते रहेगा अभी, इसका सोल्यूशन जब आएगा, जब हम पढ़ाएंगे तब। तो किताब पढ़ के देखना कि तो की टर्म की एक्सप्लेन कर दिया तुमको। आगे बढ़ो, ठीक है। स्ट्राटिग्राफी
और फोसिल ये मैं को समझने में स्ट्रैटिग्राफी का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर को समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ अब दूसरा टॉपिक, एंथ्रोपोलॉजी एंड, अब क्या बच गया, ज्योग्राफी कर लो। बोथ स्टडीज इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। इसका नॉलेज तुमको बहुत काम आएगा, मतलब इसके पीछे जो रीजनिंग है ना उसको समझ रही तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। अमेरिका में ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी क्लोज माना जाता है, और इंडिया में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्लोज माना जाता है। ज्योग्राफी जैसे एंथ्रोपोलॉजी स्टडी 5 एस्पेक्ट ऑफ मैन, और वो 5 एस्पेक्ट ऑफ मैन ज्योग्राफी से प्रभावित होता है, इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है नहीं। ये दोनों विषय मैन इन्वायरमेंट इंटरैक्शन का स्टडी करता है, समझ गए। इंटरैक्शन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट देखो पहले, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैन। कौन कौन पढ़ना है आपको, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, और पॉलिटिकल, ठीक है। सोचो ये सब प्रभावित होगा कि नहीं, तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है। और ये सब किसके चलते, एडेप्टेशन के चलते। इन्वायरमेंट से बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मैन इज टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट, आपके सिलेबस में दिया है ना, एल्टीट्यूड रीजन। अब देखो एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट है, एल्टीट्यूड में कौन कहते हैं, लद्दाखियन, है ना। यहां क्या है, हाँ, रात बहुत ठंडी होती है उसका, और डे बहुत हॉट। एबव 1000 मीटर फीट जो इलाका है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 3000 मीटर या 3000 फीट है, 1000 मीटर ऊंचा जो एरिया है ना उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, समझ गया। अब एल्टीट्यूड का क्या विशेषता है, डे बहुत हॉट और नाइट बहुत कोल्ड। यार बंद कर दो, ठंडा लग रहा है क्या जरूरत, अच्छा ठीक है, समझे ना। यहाँ भी डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल। देखो ह्यूमन में, ये आपको सुनो बेटा, ये टॉपिक दिया है ना पढ़ने के लिए, ह्यूमन एडेप्टेशन। इतने ही में हम लोग का जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना, ये को ठंड लग रहा है, ज्यादा हो रही है, वो कह रहा है कि हमको गर्मी लग रही है, तो ह्यूमन वेरिएशन है हमारा। देखो एंथ्रोपोलॉजी में जो चीज दिया है ना सब प्रैक्टिकल, तो ये वेरिएशन जो है हमारे विशेषताओं में, उस वेरिएशन के कारण बी अडेप्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट। एल्टीट्यूड में रहते हैं ना, इनका चेस्ट, हाँ चेस्ट इनका बड़ा होता है, क्यों, इसलिए कि ऑक्सीजन, हाँ O2 यहाँ जो है ना बहुत रेडिफाइड होता है, सांस लेना जरूरी है, इससे चेस्ट इनका ज्यादा डेवलप होता है। इनका जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, ब्लड कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, माने यहाँ पैरवा जो है ना ये छोटा लगेगा। ये सब किसके लिए है, एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। अब देखो बुशमैन का, अच्छा निग्रिटो में भी दो तरह के लोग हैं। निग्रिटो में ये अफ्रीका का जो बुशमैन है ये हॉट क्लाइमेट में है, तो ये लोग क्या होगा, डार्क कलर इसका है,
नोज ब्रॉड है और हाइट छोटा, शॉर्ट स्ट्रेचर। इससे क्या फायदा होता है बुशमैन को? हाँ, क्योंकि छोटा, देखो यहां पसीना बहुत चलता है इसको। बुशमैन का फिगर देखोगी ना तो कपड़ा यहीं तक पहनते रहेगा, प्राइवेट पार्ट कवर करने का कपड़ा नहीं पहनता है। इसलिए नहीं कि वो सब आदमी नहीं है अच्छा, इसलिए कि इतना पसीना चलता है ना कि हम लोग भी जाएंगे तो सब खोलना, इतना भीग जाएगा 10 मिनट। आप पानी भी नहीं है, कहाँ साफ कीजिएगा? तो हम लोग को वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे बुशमैन रहता है। इस सब पर गौर करना, एंथ्रोपोलॉजी में यही सब सिखाएगा कि दूसरे को देख के हंसना मत सीखो, उसको कंटेस्ट में देखो, किस सर्कमस्टांसेस में वो रहता है, वो वहां जो जितनी भी चीजें हैं उसका शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा। हाँ, अब डिजर्ट है तो पसीना ज्यादा निकल जाएगा ना, डिहाइड्रेशन से मर जाएगा फिर। नहीं तो वेस्ट इंडीज ये हॉट ह्यूमिड है, ये वेस्ट इंडीज जो है ना, हाँ पसीने नहीं निकलता है, ये हॉट ह्यूमिड है ना, इसको पसीना नहीं चलता है, ओवर हीट हो जाता है बॉडी इसका। अब ओवर हीट हो जाता है तो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए ना, इसलिए टॉल होता है ये, टॉल एंड थिन। नहीं डिफरेंस हुआ अभी, डिफरेंस ह्यूमिड है ना, गर्मी है लेकिन वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। एटमॉस्फेयर में माने ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अब पसीना निकल भी नहीं करेगा, ओवर हीट हो जाएगा बॉडी। अब ओवर हीट हो जाएगा तो सरफेस एरिया उससे ज्यादा होना चाहिए ना, इसे टॉल एंड थिन होता है वो। अब उसमें शॉर्ट, और उसका पैर इतना छोटा ले, तुमको टेबल पर बैठा दे उसके साथ तो तुम कहोगे बात इस साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, इतना शॉर्ट उसका ये है। तो ये सारा देखो यार, एंथ्रोपोलॉजी में तुमको जो भी पढ़ने के लिए दिया गया है सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। हम दुनिया के लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब कोल्ड क्लाइमेट में जो रहते हैं, कोल्ड में रहता है स्कीमो, ठीक है, तो स्कीमो का जो फीचर है अलग रहेगा, वो छोटा होगा, है ना, ठिंगना टाइप का होगा वो, और मोटा भी होता है वो। क्यों? उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है ताकि हीट कंजर्व रहे। नहीं, जो कोल्ड क्लाइमेट आते हैं तो उसका हीट कंजर्व रहेगा तब ना है? नहीं, क्या होता है? चलो देखो, बर्गमैन और एलन रूल्स क्वेश्चन भी आया है, ये सब टॉपिक अभी तुम टेंशन बनाए रखो, अब हमको आगे बढ़ने दोगी ना, नहीं तो तुम इतना क्वेश्चन करती है कि फिर उसी को एक्सप्लेन करने में तो टाइम लग जाएगा, समझ गई ना? तो जिसका भी दुनिया में जो फीचर है, बिकॉज पीपुल लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड एज पर द इन्वायरमेंट दे हैव बायोलॉजिकल फीचर्स विच हेल्प देम टू अडेप्ट इन दैट इन्वायरमेंट। सारा एडेप्टेशन के लिए है, जीने के लिए है। लोग तुमको काले दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो व्हाइट पीपुल है दे आर मोर ह्यूमन एंड ब्लैक पीपुल आर लेस ह्यूमन, ऑल आर इक्वली ह्यूमन। जो डार्क कलर है, हमने बताया था कि पिगमेंट मेलनिंग की मात्रा के चलते है, मेलनिंग जिससे ज्यादा है उसका कलर डार्क होगा, और वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्कोर्चिंग सनरे। वो सन रे पड़ता है ना तो अंदर जा नहीं देता है, एक लेयर की तरह काम करता है और प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सनबर्न। और जो गोरे लोग हैं जैसे यूरोप के लोग देखो, वो लोग सनवास करता है, उनमें मेलनिंग की मात्रा बहुत कम है और इमीडिएट एब्जॉर्प्शन होता है सन रे का, क्योंकि विटामिन डी सन रे में होता है तो शरीर को विटामिन डी का फायदा होता है। समझ गया अच्छा? चलो हो गया, ये तुम मान के चलो, तुमको जो पढ़ना दिया है ना 9.7 में, ये समझ लो कि ये सारा एडेप्टेशन, अंतर जो है हम सबों में वो एडेप्टेशन के लिए।
ठीक है, बुशमैन है, इस सबका एग्जाम्पल देंगे, स्कीमो का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। चलो, स्कीमो लोगों में थ्रिफ्टी जीन होता है, क्वेश्चन आया है आपको। वो ऐसा जीन है कि उसके चलते वो स्कीमो अपना खाना जो है ना फैट स्टोर करता है, क्योंकि इतनी ठंडी रहती है कि उसमें कुछ मिलता नहीं है, तो वो इतना स्टोर कर लेता है कि वो बैड डेज के लिए यूज होता है। जैसे बैंक में पैसा जमा कर देते हो ना और निकालते हो जब इमरजेंसी आता है, वैसे ही थ्रिफ्टी जीन काम करता है। आइए इसका क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो जो भी बायोलॉजिकल फीचर है, जैसे ट्राइबल इलाके जो है ना, मलेरिया ज्यादा होता है ट्राइबल एरिया में, तो वहां के लोगों में, और उस पर बराबर क्वेश्चन रहेगा, सिकल सेल ज्यादा पाया जाता है उनमें, और G6PD इंजाइम डिफिशियंसी। सब बहुत प्रैक्टिकल इशू दिया है पढ़ने के लिए। मोदी जी ने सिकल सेल एनीमिया के टीकाकरण के लिए प्लान चलाया है ना। हाँ, उसको सही से पढ़े ना, जीएस में भी काम आएगा, और सिकल सेल पर तुमको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में भी काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत अप्लाइड चीज दिया है पढ़ने के लिए। बायोलॉजी फॉर बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड। चलो, अब आगे टॉपिक बच गया सोशल लाइफ, शॉर्ट में बता दे। सोशल, अरे नहीं रे, अभी आप करना भाई, तू छोड़ेगी नहीं हमको। चलो खत्म कर देंगे आज। तो एक चीज बताया कि बायोलॉजी कैसे, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इन्वायरमेंट करता है, समझ गई। लिखो, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। अब कंपेरेटिव कर देते हैं। देखो, सोशल लाइफ हो गया, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। अब देखो, इसको याद करते रहना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। कि ट्राइबल लोगों का, ट्राइबल पीपुल लिव इन हार्श इन्वायरमेंट। हार्श इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, वो हिल है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है ना, ठीक है। अब इसको क्या है ना, कि अगर इन्वायरमेंट हार्श है, इफ इन्वायरमेंट इज हार्श, तो साइज ऑफ द ग्रुप क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल। रिलेशनशिप क्या हो गया, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होगा ना। यहां कलेक्टिविज्म होगा, और सेंस ऑफ शेयरिंग होगा। देखो, उनमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं होता है बुशमैन में, लेकिन शिकार करने जाता है, अगर एक आदमी को भी शिकार मिल गया, हिरन मार दिया या कुछ और मार दिया लोकल जानवर, तो सब लोग मिल बैठ के खाएगा, ठीक है ना। तो उनमें कलेक्टिविज्म होता है, सेंस ऑफ शेयरिंग होता है। फ्री भी तो नहीं है बेचारे के पास ना, कहाँ जमा करेगा। हम लोग जाते हैं, मीट खरीद के लाएंगे, एक दिन खाए, बच गया तो फ्रिज में रख दिए, फिर दूसरा दिन खाएंगे। पड़ोसी भूखा है, कोई मतलब नहीं है, फ्रिज है हम लोग के पास, सब चीज, क्या मतलब है। वहाँ ऐसा नहीं है, कलेक्टिविज्म है। दूसरों के साथ शेयर इसलिए करता है कि हो सकता है दूसरा दिन हमको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, तो ये हमको देगा ना। बहुत देर प्रेगमेटिक, ठीक है। तो ये 5 पद याद करना कि ग्रुप इन्वायरमेंट हार्श है तो साइज ज्यादा ग्रुप स्मॉल होगा, सब ये सब इंटररिलेटेड है। और हम लोग में क्या है, मॉडर्न समाज में हम लोग का इजी इन्वायरमेंट है नहीं। दिल्ली में लोग आराम से फ्लैट में रहते हैं, दूसरे वाले से क्या मतलब। यहाँ लार्ज पॉपुलेशन है, और लार्ज पॉपुलेशन है तो स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस ज्यादा है। नहीं, एग्जिस्टेंस ज्यादा है ना, तो ये लोग क्या होगा, यहाँ इंडिविजुअलिज्म होता है ना, नो सेंस ऑफ शेयरिंग।
यहां सेविंग होता है, पैसा है तो बैंक में रखो भाई, बुरा दिन में काम आएगा। हम लोग कुछ शेयर नहीं करते हैं अपने पड़ोसी से। और वहां ये सब, ये केवल इसी टॉपिक के लिए नहीं है। देखो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना है ट्राइबल के बारे में, इससे माइंड सेट चेंज कर लो। ट्राइबल पढ़ रहे हो तो तुमको ये सब चीजें, इस पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों ऐसा है? हम लोग सरकमस्टांसेस को एनालाइज करते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। सोचो कि तुम भी उस इन्वायरमेंट में होती तो तुमको भी वो करना ही पड़ता ना। और दिल्ली वाले को बाप बरान भैया सबसे बड़ा रुपया, इसलिए कि भाई पैसा से ही सब कुछ है। यहाँ क्या, यहाँ मनी मैटर्स, रिलेशनशिप क्या, बोला कि सब में चलता है सर, यहाँ प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, आगे बढ़े। ये केवल इसी टॉपिक के नहीं है। वेन एवर आप ट्राइबल के बारे में सोचते हो तो ये सब, ये सोचना बेसिक है। आगे बढ़े, कल्चर लाइफ सब आगे यूज होगा, समझा। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कल्चर। अब देखो, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कल्चर। जो लोग, अब देखो इन्वायरमेंट कई तरह का है ना बच्चा। कोई लोग पहाड़ पर रहता है, कोई डेजर्ट में रहता है ना, प्लेन एरिया में रहता है, कोई हाँ सी कोस्ट में रहता है, डेजर्ट में रहता है, ठीक है, और ये हिल फॉरेस्ट में रहता है। तो इनका जो टूल्स है और बिलीफ है, टूल बिलीफ क्या होगा, अलग होगा ना। इसका डेजर्ट वाले का अलग होगा टूल और बिलीफ, इसका भी बिलीफ टूल अलग होगा, मतलब कल्चर सबका अलग होगा। क्या कल्चर इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है? देखो दो क्वेश्चन तुमको आया है, कल्चर इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी हमको यही पढ़ाएंगे, थॉट है। और तुमको और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है ना टॉपिक, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये दो टॉपिक है, दोनों में एक ही तरह की चीज है। ये सोशल, ये थॉट का टॉपिक है, ये फिजिकल का टॉपिक है, लेकिन दोनों में एक ही क्वेश्चन आएगा। क्यों कि जो आइडिया है दोनों में एक ही है। इसे सिलेबस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सिलेबस को एनालाइज करोगे ना तो मिनिमाइज हो जाएगा। बहुत जगह एक ही चीज लिखा हुआ है। इकोलॉजिकल एंड कल्चर इकोलॉजी पर क्वेश्चन आया है 2006 में, और सिलेबस में है ना इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजिकल का है। तो ये ध्यान रखना कि सोशल और फिजिकल, ये सोशल टॉपिक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, ये फिजिकल, लेकिन सेंट्रल आइडिया दोनों में एक है। इसे कभी भी दोनों साथ क्वेश्चन नहीं आएगा, और सबको एनालाइज करना है। समझ गया बच्चा? अब क्या बचा? इकोनॉमी तो बिल्कुल क्लियर है। अगर हिल में रहेगा तो वो हंटिंग करेगा, समुद्र के पास रहेगा तो फिशिंग करेगा, प्लेन एरिया में रहे तो खेती करेगा, है ना। तो इकोनॉमी इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया? पॉलिटी भी है। देखो, अरे बेटा पॉलिटी है, इन्वायरमेंट अगर इजी रहेगा, इन्वायरमेंट है ना इजी है तो लार्ज पॉपुलेशन होगा, और लार्ज पॉपुलेशन होगा और यहाँ क्या होगा, सरप्लस इकोनॉमी, है ना। तो ये क्या होगा, स्टेट सिस्टम होगा, स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। और अगर हार्श इन्वायरमेंट रहेगा तो दोनों चीज पारित करेगा ना। ये तो स्मॉल पॉपुलेशन, अब सब लोग किनशिप से जुड़ा हुआ है, अपने आदमी है,
तो यहाँ विलेज हेडमैन सेटल कर देगा, कोई जरूरी नहीं है स्टेट का यहाँ। माने यहाँ जो विलेज हेडमैन है ना तो वो सोल्व कर देगा। और यहाँ स्मॉल ये सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होता है। सब्सिस्टेंस का मतलब है कि दिन में रात में जो कलेक्ट करके लाया खा पका के खत्म, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। इसका मतलब नो सेविंग। और जब सेविंग नहीं है तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ नहीं रहेगा। आप अफसर को बहाल करेंगे कि भाई फ्री हो गए तुम काम करो, तो सैलरी देंगे ना उसको, तो यहाँ के लोग टैक्स कैसे देगा? गरीब आदमी है, टैक्स तो दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको क्या पढ़ना दिया है आपको सिलेबस में? स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम। ये दोनों है ना, स्टेट और स्टेटलेस। अब स्टेट कहाँ होगा और स्टेटलेस कहाँ होगा, थोड़ा सा रीजन क्लियर हो गया? चलो हो गया। अब आ जाओ लास्ट, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज। ये सब बेटा आगे भी क्लियर करेंगे ना। आपको स्टेट सिस्टम पढ़ना है, पूरा स्टेटलेस पढ़ना है, तो आगे के लिए भी तो रहे दो आइडिया। तुम्हारा केवल शुरू के क्लासेस का उद्देश्य तुम में टेंशन पैदा करना है। सोचो, ठीक है? इसका सोल्यूशन आगे के टॉपिक में होगा। ये तो पूरा पढ़ना है आपको, इस पर 2-2 घंटे का क्लास होगा। अभी हम 5 मिनट में खत्म करते जा रहे हैं। ये केवल सिंपल आइडिया आपको दिया गया। तुम चिंता मत करिए सर इसी पढ़ा के छोड़ दिए हैं। इससे हम पूरी क्लास लेंगे 2 दिन का। लेकिन तुम्हारा अभी हो गया क्लियर, तो वो दिन तुम ही से पूछेंगे, उससे तो जरूर पूछेंगे, उससे ही पूछेंगे। त्यागी लड़का, त्याग करके पढ़ाई करो तुम पूरा। तेज बच्चा है, ऑनलाइन से एनालाइज करके आया है मेरे यहाँ। कहा कि मैंने 1 महीना रिसर्च किया तब आपके यहाँ हम ज्वाइन करने आए। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ वाले होते हैं। दे डू नॉट गो विद ग्रुप, मैंने क्राउड की तरह नहीं है। चलो लास्ट, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज। एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज लिखिए। बोथ द डिसिप्लिन स्टडीज, ह्यूमैनिटीज किसको कहते हैं? हिस्ट्री है ना, ये सब ह्यूमैनिटीज में आता है। लिटरेचर, बोथ द डिसिप्लिन स्टडीज आर्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज। आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, however differently. देखो, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ मैन। जैसे आर्ट स्टडी ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ मैन, सच एज कर दो और कुछ बढ़ा देते हैं, फोकलोर, फोक टेल। मीथ, माइथोलॉजी, लैंग्वेज, लिविंग अमंग द पीपुल, लिविंग अमंग द पीपुल। कोर्स में कर दो फील्ड वर्क, लोग में जाके रह करके जो हम सही करते हैं उसको क्या कहेंगे हम आगे? फील्ड वर्क। ठीक है, मतलब ये साइंटिफिक तरीके से करते हैं। फील्ड वर्क क्या है? साइंटिफिक मेथड है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमैनिटीज, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, स्टडी ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट, जैसे फोकलोर, मीथ, है ना। जैसे ह्यूमैनिटीज सच एज हिस्ट्री, स्टडी ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट सच एज फोकलोर, मीथ, mythology of the people through secondary sources, कोर्स में कर देंगे। बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो बुक्स है उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सोर्स। तुम्हें सिलेबस में है ना प्राइमरी सेकेंडरी,
और जो फील्ड है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, डाटा है। क्लियर? चलो, बहुत डिटेल में करा दिया और आगे भी कराना है, तो कल से हम और टॉपिक शुरू करेंगे 1.3। लेकिन देखो, सिलेबस को हम अपने तरह से ले जाएंगे। अब तुमको लिख दिया है 1.3 में बायोलॉजिकल और कल्चरल डायमेंशन, है ना? उसको शुरू नहीं करेंगे। उसको कब शुरू करेंगे? जब हम 1.6 पढ़ा देंगे और 1.8 पढ़ा देंगे, तब कराएंगे। समझ गई ना? तो तुम चिंता नहीं किया कि सर ये नहीं पढ़ा है, हमारी पूरी जिम्मेवारी है, और हम जिस सीक्वेंस से पढ़ाएंगे उसमें समझ में आएगा। देखो, सिलेबस जो बना दिया है ना, ये जानते हुए बनाया है कि आप तो ग्रेजुएट हैं एंथ्रोपोलॉजी से, और सब यहाँ इंजीनियरिंग और ये सब का लड़का, तो सिलेबस को फॉलो करके पढ़ाएगा ना। क्योंकि बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ इवोल्यूशन, उसका जो एविडेंस आता है कहाँ से? फोसिल से। और कल्चरल डायमेंशन आता है आर्कियोलॉजी से। तो जब तक वो दो टॉपिक हो नहीं जाता है, तब तक कैसे पढ़ेंगे आप? परेशान हो जाएगा। इसलिए आप चिंता छोड़ दीजिए, हमारा सिलेबस अपने से करेंगे हम, और आप अंतिम में देखोगे तुम्हारा टॉपिक हुआ कि नहीं। ठीक है? तो कल हम करेंगे 1.3 करेंगे। पहले वो एक है ना बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और है, बंद करो, सिलेबस आपका सब खत्म होगा, लेकिन सीक्वेंशियल वे में। समझ में आया?